बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो का जो कंटेंट है, आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो है जी कि बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर 15 सीक्वेंस एंड सीरीज़ और पेपर BMS बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स है। और इसकी एक्सरसाइज हमने 15.2 जो है वो डिस्कस करनी है। ये चैप्टर पहले हम एक्सरसाइज 15.1 तक, यानी कि दो ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की, तो 15.1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर इसके जो जनरल फार्मूलाज हैं इसको सम करने के, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करने के, और फिर आगे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ना बेटा, वो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हर नेक्स्ट टर्म जो है, जैसे 3 है, 6 है, फिर 12, फिर 24, 48 एंड सो ऑन। हर नेक्स्ट टर्म जो है वो कोई किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके बनता जाए। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, इसी तरह 24 मल्टीप्लाई बाय 2 करें 48। तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि 48 के बाद जो टर्म आनी है वो 96 आएगी। तो इस तरह से ये जो एक फिक्स नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह एक और मैं सीक्वेंस लिख लेता हूँ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो इसमें आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन रही है। जैसे 1/16 के बाद आप बता सकते हैं कि 1/32 टर्म आएगी। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1R मैं कह देता हूँ, या A कह देता हूँ। सेकेंड टर्म में A1R आएगा, यानी कि R उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड टर्म के लिए फिर इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R² आ जाएगा, और फोर्थ टर्म के लिए फिर इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R³ आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह अब देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है, सेकेंड टर्म A1R है, सेकेंड टर्म जो है वो A1R है, थर्ड टर्म जो है वो A1R² है। इसी तरह फोर्थ टर्म जो है वो A1R³ है। तो अगर हम इसी तरह से चलते जाएं, जो टर्म हमने लिखी है, जैसे फोर्थ टर्म है तो इधर R की पावर उससे एक कम है, A3 है तो R की पावर 2 है, एक उससे कम है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि इसकी जो nth टर्म है वो किसके इक्वल होगी, तो nth टर्म हो जाएगी A1R की पावर n-1। ओके, तो ये बेसिकली जनरल टर्म है, जनरल टर्म जीपी की, या इसको हम nth टर्म भी कह लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये nth टर्म है। इसको an इज इक्वल टू AR की पावर n-1 भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है A1, इसको सिंपल AB लिख लिया जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो रेशियो होती है वो सेम होती है, और रेशियो हमेशा प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे R जो है वो 6/3 कर सकते हैं आप, R/12/6 करें तो देखें 2 ही रेशो आ रही है। ज़्यादातर हम जब कॉमन रेशो निकालते हैं तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट ही कर लेते हैं, तो रेशो हमें मिल जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा, फिर उसकी जो है ना वो nth टर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी जो जनरल टर्म है वो ये होती है, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़
यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड करके लिख दें, सम करके लिख दें, तो वो बन जाती है ज्योमेट्रिक सीरीज़। यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ जिस तरह से 3 + 6 + 12 + 24 एंड सो ऑन, जिस तरह से 1/3 + 1/6 + 1/12, ओके, इसी तरह 1/24 एंड सो ऑन। तो इसमें जो रेशो है वो 2 है और इसमें रेशो जो है वो 1/2 है। अब इसको सम करने के जो फार्मूले हैं, सम ऑफ फाइनाइट, अगर फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हों तो इसको बेटा सम करने के दो फार्मूले हैं। एक है Sn = a1 1 - r⁻n over 1 - r। आप इसको a × 1 - r⁻n over 1 - r भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि a1 हो या a लिखा हो तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, वो फर्स्ट टर्म ही है। और यहाँ पर जो 1 - r⁻n है, तो यहाँ पर जो r मोड है, r मोड वो <1 होगा। यहाँ पर r की वैल्यू 1 होगी, <1 होगी। अगर r की वैल्यू <1 है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। इसके बाद सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का दूसरा फार्मूला है a1 × r⁻n - 1 over r-1। आप इसको a × r⁻n - 1 over r-1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है r mod इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जैसे 2, 4, 8 आ सकती है। ओके, अच्छा, इसके बाद है जी, ये तो मैंने लिखा सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब है सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, तो इसका जो बेटा फार्मूला है वो है S∞ = a1 over 1 - r। ओके, या आप इसको लिख सकते हैं सिंपल a over 1 - r भी लिख सकते हैं। समझ रहे बात आप? तो इस तरह से ये तीन फार्मूले सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के दो फार्मूले हैं और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का एक ही फार्मूला है, S∞ = a1 over 1 - r। यहाँ पर जो r है वो r mod इज़ <1 होता है। ओके, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज जो है ये डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की जो बुक है उसी में से ये सारे क्वेश्चंस हैं, उसी की ये एक्सरसाइज है। ये बुक भी आपने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ADC, ADP, BCom और इस तरह BCom IT और BCom ऑनर्स में ये बुक जो है वो रिकमेंड होती है। तो इसी बुक से जो है वो ये एक्सरसाइज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यानी कि आपके पास ये बुक हो, साथ आप अपनी बुक लेकर बैठें, पेजेस लेकर बैठें, कैलकुलेटर लेकर बैठें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें कुछ डेफिनेशन वो पूछ रहा होता है या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 से ही एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादातर स्टार्ट हो रही है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है कि फाइंड 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है 3, 1, 1/3 एंड सो ऑन, और हमने 6th टर्म बतानी है। देखें, a1 की वैल्यू है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है। r की वैल्यू जो है वो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें 1/3, और क्योंकि हमने 6th टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू कितनी आई, 6। अब आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला लगाना है। तो a1 r⁻n - 1, n की जगह पे 6 लिखा, a1 की जगह पे 3 लिखा, r की जगह पे 1/3 लिखा और ऊपर 6 - 1, n की जगह पे 6 लिख दिया। तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 5। कैलकुलेटर से अब हम देख लेते हैं कि 3 की पावर 5 कितनी होती है। तो मेरा ख्याल है 729 नहीं 243, तो ये आ जाएगा 1/243। ओके बेटा,
इनकी कटिंग कर लें तो ये आ जाएगा 1/81, तो ये आ जाएगी इसकी सिक्स्थ टर्म 1/81। तो ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो है नाइन्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1/√2 1/√2। यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/√2। कॉमन रेशो जो है वो 1 डिवाइड बाय 1/√2 किया, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय √2/1, यानी कि √2 जो है वो रेशो आ रही है। और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 9 है, यानी कि नाइन्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 9 है। तो बेटा हम फार्मूला लगा लेते हैं। an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, और n की जगह पे 9 लिखा। a1 फर्स्ट टर्म जो है वो 1/√2, r की जगह पे √2 लिखा, और ऊपर पावर जो है वो 9 - 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 की पावर 8 1/√2। अब स्क्वायर रूट की जो पावर वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो हम इसको इससे भी लिख सकते हैं कि आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। 2 की पावर 4 बनेगा ये, यानी कि ये 2 की पावर 8/2 बन जाएगा, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। 1/2 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसकी पावर, तो 2 की पावर 4 जो है वो आ जाएगा 16/√2। इसको मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें √2 है, तो हम इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16 √2/2। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करें तो √2 का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा 2। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 √2, और नाइन्थ टर्म इसकी ये बन गई है जी 8 √2। ओके बेटा, बड़े सुकून से हम चलते जा रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते जा रहे हैं। इसी तरह चलते हैं जी अब थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन 2 का ही थर्ड पार्ट, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म 1 है, r की वैल्यू जो है वो 2 डिवाइड बाय 1 2 है, n जो है वो n ही है, यानी कि n की कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ। तो फार्मूला लगा दें। an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, n की जगह पे n ही लिखना है, a1 की जगह पे 1 और r की जगह पे 2 लिखा, और पावर में n-1 ही रहेगा, तो यह आ जाएगा nth टर्म an इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। बस ये इसका आंसर है जी। ओके, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 243। 1/243 जो है ये कौन सी टर्म है। विच टर्म का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म, ये किस नंबर वाली जो टर्म है 1/243 है, यानी कि आपने n फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, और r की वैल्यू √3/3 है, और मैं लेट कर लेता हूँ कि जो 1/243 है ये क्योंकि लास्ट टर्म है, मैं कह देता हूँ ये लास्ट टर्म है इस सीक्वेंस की, तो इसको हम an कह लेते हैं 1/243। ऐसा ही है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करो। an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, an की जगह पे लिख दिया 243, a1 की जगह पे 3 और r की जगह पे √3/3 लिख दिया, और ऊपर पावर जो है वो आ जाएगी, फाइंड करनी है n-1, n तो हमने फाइंड करना है। देखिएगा अब इसको मैं, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ला के डिवाइड कर लेता हूँ। 243 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ जाएगा, और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। √3/3 जो है, ये वाला जो नीचे 3 है, बेसिकली हम इसको 2 दफ़ा √3 और √3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी
पहले वाले क्वेश्चन में जब स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वो 2 बन जाता है, तो कटिंग होके ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये मैं साथ रफ में जो है वो लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 की पावर n-1। ओके, और इसको आप मल्टीप्लाई करो, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा ख्याल है 729 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 की पावर है 1/2 और ऊपर पावर है n-1, तो ये बन जाएगा 729, 1 ओवर 729। और इसको मैं पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की पावर बन जाएगी n-1 ओवर 2, n-1 ओवर 2। अब ये जो 729 है इसको हम देखते हैं कि ये 3 की पावर कितनी बन रही है। 3 की पावर 5 करें तो 243 आता है, और 3 की पावर 6 करें तो 729 आ रहा है। ओके बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर 3 की पावर 6, और ये है 1 ओवर 3 की पावर n-1 ओवर 2। तो मैं इसको 1 ओवर 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ इस तरह से, और इसको मैं 1 ओवर 3 की पावर n-1 ओवर 2 लिख सकता हूँ। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल लिखी जा सकती है। 1 की पावर तो जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर बेस दोनों की सेम है 1 ओवर 3, तो पावर को मैं इक्वल लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू n-1 ओवर 2 लिखा जा सकता है। यहाँ से अब हमने n फाइंड कर लेना है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 12 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आके प्लस हुआ, n की वैल्यू आ गई 13, n की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 13। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1 ओवर 243 टर्म है ये बेसिकली 13th टर्म है। ओके, तो 13th टर्म हमें फाइंड हो गई। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो इसमें आपने n फाइंड करना है। तो a1 जो है वो 16 है, r की वैल्यू जो है वो 8 डिवाइड बाई 16 करें तो 1/2, और 1/16 को मैं लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म कह देता हूँ, और ये 1 ओवर 16। फार्मूला लगा दें, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, ये a1 है। an की जगह पे लिखा 1 ओवर 16, a1 की जगह पे 16, r की जगह पे 1/2 और ऊपर पावर n-1, n तो हमने फाइंड करना है। अब 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको 1 ओवर 16 कर लेता हूँ इधर आके, और ये 1 ओवर 2 की होल पावर n-1 ऐसे ही रहने दें। ये आ जाएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है कि 256 आ जाएगा। 256 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की होल पावर n-1। अब हम देखते हैं कि ये जो 256 है ये किस नंबर की पावर है, यानी कि 2 की कितनी पावर लें तो 256 बनता है। 8 लें तो 256 बनता है, बिल्कुल बाय चांस ऐसे हुआ है। तो 1 ओवर 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की होल पावर n-1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 ओवर 2 की होल पावर 8 लिख सकता हूँ, और 1 ओवर 2 की होल पावर n-1 लिख सकता हूँ। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल करती हैं, तो 8 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू मिल गई 9। यानी कि ये जो 1 ओवर 16 है वो बेसिकली इस सीक्वेंस की 9th टर्म है, 9th टर्म है। ओके बेटा, ये n हमने फाइंड करना था, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो साथ साथ रहिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हो वैसे आप साथ इंफॉर्मेशन लिखते जाएं। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। 6th टर्म जो है a6 वो है 32/9, एंड 7th टर्म जो है a7 वो है 64/27, और फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। अब 6th और 7th टर्म की हेल्प से a1 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। a6 को मैं
ए आर की पावर 5 लिख सकता हूँ और इज इक्वल टू 32/9। चाहे A1 लिख लें या A लिख लें, एक ही बात है फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि फार्मूला जो है वो हमारे पास an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1 है ना। तो जब मैं यहाँ पे 6 पुट करूँगा 6 - 1 तो A1 R की पावर 5 आ जाएगी। A7 को मैं AR की पावर 6 7 - 1 करें तो 6 लिख सकता हूँ। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। जिसमें R की ज़्यादा पावर है, बड़ी पावर है, उसको दूसरी इक्वेशन से जो है ना वो डिवाइड कर लें। यानी कि लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। यह आ जाएगा AR की पावर 6 ओवर AR की पावर 5। यह आ जाएगा 64/27 डिवाइड, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। ए से ये कैंसिल हो गया, आर की पावर 5 से आर की पावर 5 कैंसिल हो गया, एक आर बच जाएगा। 64/27 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 32। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सोल्व कर लें, 32 2s आर और 9 3s आर, तो इसकी जो रेशियो है वो 2/3 आ रही है। अब ये 2/3 जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर लें तो हमें A मिल जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा AR की जगह पे लिखा 2/3 की पावर 5 इज इक्वल टू 32/9 और ये आ जाएगा 2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 5 देखें कितनी बनेगी। 3 की पावर 5 जो है वो आ जाएगा 243 इज इक्वल टू 32/9। अब बेटा ये है कि ये ऊपर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 243 ओवर 32। तो A की वैल्यू आ जाएगी 32 से 32 कैंसिल हो गया, 243 ओवर 9 डिवाइड किया 9 से तो ये आ जाएगा 27, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 27 आएगी। फर्स्ट टर्म जो है वो 27 आ रही है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 27। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 4 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जी। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इज 10,000 if its population increases each year by 10% of its population in the preceding year. Find its population 5 years later. यानी कि अभी जो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो जो है वो 10,000 है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन वो है जी A इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म है ना, तो इसलिए मैं इसको A लेट कर रहा हूँ। अब रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, 10% है। रेट ऑफ इंक्रीज के हर साल जो है ना वो 10% पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब एक साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, आफ्टर 1 ईयर इसका अब 10% बढ़ना है ना। तो मैं लिखता हूँ पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो A का 10% मज़ीद इसमें आप ऐड कर दें। मैं 10,000 बार बार यूज़ नहीं कर रहा, A को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बार बार बड़ी वैल्यू ना लिखनी पड़े। तो 10% को मैं लिख सकता हूँ 0.1 A, यानी कि 10% को आप 10 को 100 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 1/10 आएगा 0.1। ओके, इन दोनों में से A जो है वो कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 1 + 0.1, यानी कि 1.1 और A आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, 1 +
0.1 तो 1.1 ए आ जाएगा। ये जो पॉपुलेशन है ये आफ्टर 1 ईयर है। ओके, गौर से सुनते जाइए। अच्छा, अब अगर मैं पॉपुलेशन फाइंड करता हूँ, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। अब 10% ना बेटा इसका बढ़ना है। ये जो 1.1 ए आई है पॉपुलेशन 1 साल के बाद, अब इसका 10% बढ़ना है। तो मैं लिख सकता हूँ 1.1 ए प्लस 10% ऑफ 1.1 ए। ठीक है, 10% ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है। इसका 10% पॉपुलेशन बढ़नी है, तो 1.1 ए प्लस 10% ऑफ 1.1 ए। तो अब देखिए दोनों में 1.1 ए जो है वो कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में इसकी जगह पे 1 आ गया और 10% आ गया जी, और ये तो बाहर कॉमन ले लिया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.1 ए और 10% को 0.1। अभी जैसे पहले हमने लिखा है तो ये आ जाएगा 1.1, 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.1 का स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी कि ये 1.1 ए और 1.1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 1.1 ए का स्क्वायर और ए आ जाएगा। अब देखें पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर 1.1 ए, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर 1.1 का स्क्वायर ए। इसी तरह पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, 1.1 का क्यूब और इंटू ए आ जाएगा। इसी तरह हम चलते जाएं तो यानी कि यही जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। लिखाई जो है वो थोड़ी है, कभी कभी कोरियन हो जाती है लिखाई मेरी, तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से। तो 1.1 की पावर 5 और ए आ जाएगा, ऐसा ही है ना, यानी कि पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स 1.1 की पावर अब 5 बन जाएगी और इंटू ए, तो ये बन जाएगा 1.1 की पावर 5 और ए की जगह पे अब हम लिख देंगे 10,000। ओके, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको बेटा सॉल्व करें तो 1.1 की पावर 5 ये आ जाएगा 1.61051 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 10,000 तो ये आ जाएगा 16105। क्योंकि पॉपुलेशन की बात है तो आप इसको डेसिमल में ना लिखें, क्योंकि 0.1 आ रहा है, 0.1 आ रहा है तो इसको आप डेसिमल में ना लिखें, बस यहीं पे आप छोड़ दें। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन जो 5 है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में है कि अ पर्सन विद 10,000 ऑन जनवरी 1 डिसाइडेड टू स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली बैंक बैलेंस ईच मंथ, हाउ मच डज ही हैव 12 मंथ्स लेटर। यानी कि 12 मंथ्स के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। 10,000 उसकी इनिशियल जो है वो जनवरी में पेमेंट पे है या बैलेंस है, और उसके बाद 10% जो है ना वो स्पेंड कर लेता है, यानी कि खर्च कर लेता है। तो 10% तो फिर उसमें कमी हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट प्रेजेंट, सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। लेट प्रेजेंट बैलेंस जो है ए इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ओके, अब 10% जो है वो कम हो रही है, तो हम लिखेंगे बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। एक मंथ में 10% स्पेंड हो जाता है, तो मैं लिखता हूँ बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। अब ए में से आपने माइनस करना है इसका 10% ऑफ ए। वही बात के बार बार हमें 10,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो उसको ए से डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ए से लिख लिया। तो ए में से आपने 10% ऑफ ए माइनस करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो a माइनस 0.1 a कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.1 a, तो ये आ जाएगा 0.9 a, 0.9 a आ जाएगा। ओके, अब मुझे बताएं कि बैलेंस आफ्टर 2 मंथ क्या आएगा। यानी कि यहाँ पे इसी तरतीब से अब हम लिखते हैं कि बैलेंस आफ्टर 2 मंथ्स। अब 10% बेटा इसका कम होना है। 0.9 a जो 1 मंथ के बाद बैलेंस आया है, इसका अब हमने 10% जो है वो कम करना है। तो ये आ जाएगा 0.9 a माइनस 10% ऑफ 0.9 a, ठीक है ना। 0.9 a माइनस उसमें से 10% दोबारा 0.9 a का करना है। अब इन दोनों में देखें तो 0.9 जो है 0.9 a वो कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस आ जाएगा ये 10%, तो ये आ जाएगा 0.9 a और 10% को मैंने लिखा 0.1। ओके, और ये आ जाएगा 0.9 a इंटू 0.9 और ये बन जाएगा 0.9 का स्क्वायर और a आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक सिमेट्री बन रही है, एक तरतीब से अब हमें पता चलता जा रहा है। जैसे बैलेंस आफ्टर 1 मंथ किया 0.9 a आ गया, बैलेंस आफ्टर 2 मंथ किया 2 मंथ्स तो 0.9 का स्क्वायर a आ गया। अब बड़े आप आसानी से बता सकते हैं कि बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा, 0.9 का क्यूब और a। अब आपने बैलेंस आफ्टर फाइंड करना है 12 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखें सिमिलरली ये इसी तरह से एक पैटर्न बना के फिर रिक्वायर्ड जो आंसर है वो हमें मिल जाता है। तो मैंने लिखा बैलेंस आफ्टर 12 मंथ्स, तो ये आ जाएगा बेटा 0.9 की पावर 12 और इंटू a, 0.9 की पावर 12 इंटू a। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.9 की पावर 12 और a की जगह पे लिख दिया 10,000 और इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। 0.9 की पावर लिखी 12, तो ये बेटा आ गई 0.2824 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लें, मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ, तो ये आ जाएगा 2824.29 समथिंग। तो इसको जो है ना आपने फाइनल आंसर जो है वो 2825 रुपीज़ लिख लें, सही है, राउंड ऑफ करके, या यहाँ पे भी इसको आप लिख सकते हैं, पॉइंट में भी रुपीज़ है ना तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। हाँ, पर्सनस हों, आपने फाइंड करने हो नंबर ऑफ पर्सनस, तो इसको जो है ना फिर आप राउंड ऑफ करके लिखें, होल नंबर में लिखें। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरह से आप इसको करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। साथ साथ रहिएगा आप लोग, बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका जो सलूशन है पढ़ते हैं। आकार वर्थ यूनिट 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. A car worth 10 lakh new is worth 8 lakh when it is 1 year old। यानी कि जब नई कार ली है तो उसकी जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है, 1 साल के बाद उसकी प्राइस कम हो गई, 8 लाख रह गई। फिर एंड 6,40,000 when it is 2 years old, 2 साल के बाद उसकी प्राइस जो है वो कीमत जो है 6,40,000 रुपये रहेगी। तो ये जो रेट है ये हमने फाइंड करना है। ओके, ये हमने रेट फाइंड करना है कि द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर, कि हर 1 साल के बाद उसमें कितना जो है वो डेप्रिसिएशन आ रही है, उसमें उसका कितने % रेट जो है वो कम हो रहा है। बी पार्ट में द कार्स वैल्यू आफ्टर 5 years इफ़ इट कंटिन्यूज टू डेप्रिशिएट एट द सेम रेट, अगर वो इसी रेट से कम होता जाए, उसकी कार की वैल्यू जो है कम होती जाए, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि
प्राइस ऑफ द कार व्हेन इट इज़ न्यू, या आप इसको लिख लें प्राइस ऑफ न्यू कार। प्राइस ऑफ न्यू कार में ये 10 लाख है। ओके, फिर प्राइस ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसकी जो प्राइस है वो आ रही है 8 लाख रुपए, यानी कि 800,000। फिर प्राइस ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, तो ये आ रही है प्राइस 6,40,000 रुपीज़, 6,40,000 रुपीज़। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हमने फाइंड करना है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है आर हमने फाइंड करना है, इसको मैंने आर से डिनोट कर लिया। ओके बेटा, अब आप देखें जो फर्स्ट अमाउंट है 10 लाख, इसमें से जो रेट है आर ऑफ 10 लाख, ये अगर हम माइनस करें तो फिर ही तो 8 लाख बन रहे हैं ना, यानी कि 10 लाख में से जिस रेट से वो कम हो रही है उसी का 10 लाख माइनस आर इंटू 10 लाख किया इज इक्वल टू 8 लाख ही बनेगा ना। तो यहाँ से अब आर की वैल्यू फाइंड कर लें। 10 लाख कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस आर आ गया, और 8 लाख यह आ जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, यह आ जाएगा 1 माइनस आर, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखें तो 50 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें आप, 8/10 तो ये आ जाएगा 4/5, 8/10 4/5 आ जाएगा, या आप इसको 0.2 भी लिख सकते हैं, 8 लिखेंगे 0.8। अब यह आ जाएगा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 0.2 आर की वैल्यू। अब आपको पता है कि जो रेट होता है वो परसेंटेज में लिखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100% के साथ, 100%, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 20% रेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, 20% जो है ना इसका रेट आ रहा है। अब यही क्वेश्चन जो है वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक अदर मेथड से, मतलब अभी तो मैंने 10 लाख और 8 लाख यूज़ किया ना, अब देखें मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 8 लाख में से रेट उसका माइनस करें आर इंटू 8 लाख, तो सेकेंड ईयर के बाद जो उसकी 2 साल के बाद जो उसकी वैल्यू बनती है वो 6,40,000 बनती है। इसको अब आप सॉल्व करें, यानी कि 8 लाख कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 6,40,000, इसको उधर जाके डिवाइड करो 8 लाख से। ओके, अब इसकी जो है ना वो कटिंग कर लें, तो 40 से 40 कैंसिल कर दें, और 64 डिवाइड बाय किया 80 के साथ, तो ये आ जाएगा 4/5, डेसिमल में लिखा 0.8, ठीक है, और 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 0.2, और रेट क्योंकि परसेंटेज में होता है तो इसको मल्टीप्लाई करें 100% के साथ, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 20%। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि चाहे आप फर्स्ट और सेकंड वैल्यू यूज़ कर लें या सेकंड और थर्ड से कर लें, तो रेट सेम आएगा। हर साल उसकी जो कमी आ रही है प्राइस में वो 20% के हिसाब से आ रही है। ओके बेटा, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, यानी कि बी पार्ट। उसमें उन्होंने पूछा है द कार्स वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स इफ़ इट कंटिन्यूज टू डेप्रिशिएट एट द सेम रेट। 5 साल के बाद कार की वैल्यू क्या होगी अगर उसके जो रेट है वो इसी तरह से कम होता जाए। तो बेटा इसका बी पार्ट देखिएगा, मैं यहाँ पे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू कार है वो 10 लाख लिख लेता हूँ, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू या प्राइस ऑफ जो हमने लेट की है, बल्कि दी हुई है प्राइस ऑफ न्यू कार, तो ये इनिशियल वैल्यू है ना, तो इसको मैं ए लेट कर लेता हूँ 10 लाख रुपीज़
इसको साथ रुपीज़ भी साथ लिखें, बेहतर है। इसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी हमने फाइंड किया है। बिल्कुल बोर नहीं होना आप लोगों ने। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आर है वो 20% है। 20% अब कम होता जा रहा है। अब वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर करते हैं। वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, तो आपने ए में से माइनस करना है 20% ऑफ ए माइनस 20% ऑफ ए जो है वो करेंगे तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू आएगी। अब आपने ए एज सच यूज़ करना है। 10 लाख बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं, किया है। तो ए माइनस 0 पॉइंट आ जाएगा 2a कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.2 तो ये आ जाएगा 0.8a आ जाएगा, 0.8a आ जाएगा। ओके, अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड ईयर, यानी कि 2 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर बेटा, अब आपने 0.8a जो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू आई है ना, उसमें से 20% कम करना है। यानी कि मैं लिखूँगा 0.8a माइनस 20% ऑफ 0.8a। बात फॉलो कर रहे हैं आप। 0.8a मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें से माइनस करेंगे इसका 20%, यानी कि 20% ऑफ 0.8a। दोनों में देखें तो 0.8a जो है वो कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस 20% आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 0.8a ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2, 20 डिवाइड बाई 100 करें 0.2 आ जाएगा। 0.8a इंटू 0.8 ये बन जाएगा 0.8 का स्क्वायर और a आ जाएगा। अब देखें तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर जो है वो आ रही है 0.8a एंड वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर जो है वो आ रही है 0.8 का स्क्वायर और a। इसी तरतीब से आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 3 ईयर क्या होगी, 0.8 का क्यूब और a बनेगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि आफ्टर 5 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे सिमिलरली फॉलो दिस प्रोसेस। तो प्रोसीजर वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 5 ईयर्स, तो हम इसको लिखेंगे बेटा 0.8 की होल पावर 5 और a आ जाएगा। अब a की जगह पे 0.8 की होल पावर 5 और a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 लाख जो उसकी वैल्यू थी। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। 0.8 की पावर 5 लें कैलकुलेटर से, 0.8 की पावर 5 तो ये आ जाएगा 0.32768 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। ओके, मल्टीप्लाई किया 10 लाख तो ये आ जाएगा 32, वैल्यू आ गई 3,27,680 रुपीज़। ये बेटा उसकी जो वैल्यू है 5 साल के बाद रह जाएगी। ओके, 5 साल के बाद वैल्यू रह जाएगी। तो बड़ी तेज़ी से उसकी वैल्यू कम हुई है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 7 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं, लाजमी पूछिएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े वो बड़े क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो अब छोटे छोटे पार्ट्स हैं क्वेश्चन 8 के। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, ये एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। 8 टर्म्स इसकी हमने ऐड करनी है। देखें a1 जो है 1 है, r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू जो है वो 8 है। अच्छा देखिए बेटा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने खुद जज करना है कि क्या ये अर्थमेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक सीरीज़ की जो निशानी है, जो पता चलता है वो कॉमन डिफरेंस से पता चलता है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कॉमन रेशो से पता चलता है। जैसे इसका डिफरेंस देखें 2 - 1 1, 4 - 2 2, तो कॉमन डिफरेंस
सेम नहीं आ रहा। रेशो देखें तो 2 डिवाइड बाई 1 करें 2, 4 डिवाइड बाई 2 करें 2, रेशो सेम आ रही है। तो इससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 से ग्रेटर है, ओके, और एन की वैल्यू 8 है। तो इसमें हमने सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाना है। आर जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा a1 इंटू आर की पावर n-1 ओवर r माइनस 1। तो इसमें बेटा वैल्यूज पुट करें। n की जगह पे 8 लिखा, a1 की जगह पे 1 लिखा, r की जगह पे 2 की पावर 8 -1 ओवर 2 माइनस 1। इसको बेटा अब हम सिंप्लीफाई करते जाएं। सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर 8 जो है वो बनेगा 256 -1 ओवर 1। तो 255 जो है वो इसका आंसर है। सम ऑफ 8 टर्म्स जो है वो 255 आएगा जी। ओके, फॉलो करें बात। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 125 प्लस 25 प्लस 5। इसमें भी देखें तो रेशो सेम आ रही है। a1 इज इक्वल टू 125 किया, r की वैल्यू 25 बाई 125 किया, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये लेस देन 1 है। और n की वैल्यू ये जो है यहाँ पर 7 है। तो इसमें बेटा अब हमने फार्मूला लगाना है। r की वैल्यू यहाँ पर 1/5 आती है, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो अब अपने फार्मूला कौन सा लगाना है? Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। और तब फार्मूला लगाते हैं जब r मोड लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पर बेटा वैल्यूज पुट करें। n की जगह पे 7, a1 जो है वो 125 है, 1 माइनस आर की जगह पे लिखे 1/5 और n की वैल्यू 7 है ओवर 1 माइनस 1/5। यह आ जाएगा 125। सिंप्लीफाई करते जाएं तो 5 की पावर 7 जो है ये बनती है 1/7 8 125 ओवर, नीचे जो है वो एलसीएम ले लें तो 5 माइनस 1/5, ओके, और ये बन जाएगा 125। ऊपर जो है ना वो एलसीएम ले लें, 7 8 125 माइनस 1 ओवर 7 8 125 ओवर, यह आ जाएगा 4/5। 4/5 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। इसमें से इसको माइनस करो, 7 8 124 ओवर 7 8 125। तो इसको बेटा कटिंग करते हैं। तो कटिंग करें तो मेरा ख्याल है कि ये कट हो रहा है 5 पे, या आप इसको डायरेक्ट भी सबको मल्टीप्लाई करके लिख लें और फिर बाद में कटिंग कर लें। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करें और मल्टीप्लाई बाय 7 8 124 करो, तो ये आ जाएगा 4882750 ओवर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 8 125, तो ये आ जाएगा 312500। इसको बेटा हम डिवाइड कर लेते हैं तो S7 यानी कि 7 टर्म्स का सम आ जाएगा 4882750 डिवाइड बाय आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 19531 और ओवर 125, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो 7 टर्म्स का सम आ गया हमारे पास। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 6 टर्म्स का सम हमने निकालना है। तो a1 जो है वो -2/5 है, कॉमन रेशो में 1/2 डिवाइड किया -2/5 के साथ, तो r की वैल्यू आ गई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/-2, तो यह आ जाएगा 5/4 यानी कि -5/4, ओके। और n की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 है। अब देखें r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, -5/4 जो है r की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, -5/4 का जो मॉड है ना, यानी कि
यहाँ पर अब -5/4 का जो मॉड है ये प्लस हो जाएगा 5/4। तो बेसिकली यहाँ पर r मॉड ग्रेटर देन 1 है। -5/4 का मॉड अगर लें तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये बनेगा फार्मूला Sn इज इक्वल टू A1 और r की पावर n -1 ओवर r -1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि r मॉड इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये फार्मूला बनेगा। तो -5/4 का मॉड जो है वो ग्रेटर देन 1 ही है, माइनस मॉड में ख़त्म हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू 5/4 1 से ग्रेटर होती है, तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है। n की जगह पे 6 लिख दिया, A1 की जगह पे -2/5, r की जगह पे लिख दिया -5/4 की पावर 6 -1 ओवर r की जगह पे लिखा -5/4 और -1। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको बस कैलकुलेशन कर ले। -2/5, अब पावर 6 है ना, पावर इसकी 6 है, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 5 की पावर 6 ली तो ये आ जाएगा 15625 डिवाइड बाय 4 की पावर 6 की, तो ये आ जाएगा 4096 और -1 ओवर नीचे जो है वो एलसीएम ले लें, तो ये बन जाएगा बेटा -5 -4 ओवर 4। तो एक स्टेप अभी हम ऊपर एलसीएम लेते हैं, -2/5 और ये आ जाएगा 15625 -4096 डिवाइड बाय 4096 ओके ओवर -9/4। अब ये वाला माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व कर लें, ये बनेगा 15625 -4096, यह आ जाएगा 11529 डिवाइड बाय 4096। इसको बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11 529, ये आ जाएगा 92232 ओवर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4096, तो ये आ जाएगा 184320। इसको डिवाइड कर लें, 92232 डिवाइड बाय 184320, तो ये आ जाएगा 1281 डिवाइड बाय 2560। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, ये 6 टर्म्स का सम है और ये हमने फाइंड कर लिया। इसको आप अच्छे से दोबारा देख सकते हो। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 4th पार्ट पे। तो इसमें 8 -4 + 2 फिर -1 इन्फिनिटी है, लास्ट में इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाना है। A1 की वैल्यू 8 है, R की वैल्यू जो है यहाँ पर -4/8 है, यानी कि -1/2। तो S इन्फिनिटी का फार्मूला होता है A1 ओवर 1 - R। तो ये बेटा बनने का A1 की जगह पे 8 लिखा, R की जगह पे -1/2 लिखा। ओके, और इसको सॉल्व कर लें, 8 ओवर 1 + 1/2, एलसीएम ले लें नीचे, तो यह आ जाएगा 2 + 1/2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आंसर जो है वो आ जाएगा 16/3। ओके, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, 16/3 इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है जिसका लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट क्वेश्चन 8 का। तो इसमें भी देखें तो +1 इन्फिनिटी है, +1 जो है ना इन्फिनिटी है। तो इस पर आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाना है। तो करते हैं सोल्व। A1 की वैल्यू -1/3, R की वैल्यू 1/9 डिवाइड किया, -1/3 है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। 1/9 मल्टीप्लाई बाय -3/1 हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो यह आ जाएगा -3/9 -1/3।
आर की वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला लगा लें, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी A1 की जगह पे लिखा -1 ओवर 3, 1 माइनस आर की जगह पे लिखा -1 ओवर 3। इसको सोल्व कर लें, -1 ओवर 3, 1 प्लस 1 ओवर 3, एलसीएम ले लिया -1 ओवर 3 और 3 प्लस 1 ओवर 3। ओके, ये आ जाएगा -1 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 3। मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/4 जो है वो इसका आंसर है जी, -1/4। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास 9। तो शो दैट द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ 6 टर्म्स इज 182/729। ये हमने बताना है कि इसका जो सम है वो 7 ये आ रहा है 182/729। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें A1 की वैल्यू 1/3 है, R की वैल्यू जो है वो -1/9 डिवाइड 1/3 करें, -1/9 मल्टीप्लाई बाय 3/1 तो -1/3। और 6 टर्म्स हैं तो यहाँ पर ये 1/3 जो है ये लेस देन 1 है। ओके, तो फार्मूला लगाएंगे हम, Sn इज इक्वल टू A1 और 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। यहाँ पे लिख दें कि r mod इज़ लेस देन 1 के लिए हमने ये फार्मूला लगाना है। अब n की वैल्यू कितनी है, 6 टर्म्स, n की वैल्यू 6 है तो S6 आ जाएगा। A1 की जगह पे 1/3 लिखा, 1 माइनस आर की जगह पे क्या लिखा -1 ओवर 3, और n की जगह पे क्या लिखेंगे 6 ओवर 1 माइनस आर की जगह पे लिख दिया -1 ओवर 3। ठीक है बेटा, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3, 1 माइनस, क्योंकि ये इवन पावर है ऊपर 6 तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और 3 की पावर 6 आ जाएगा ये, तो 3 की पावर 6 जो है वो आएगा 729 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 3। इसको बेटा ऊपर सॉल्व करें, एलसीएम लिया 729 -1 ओवर 729 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 3 इंटू 728 ओवर 729 ओवर 4 ओवर 3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई में बन जाएगा ये 3/4, और ये आ जाएगा 728 ओवर 729, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 728 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 729, तो ये बन जाएगा 2916। मज़ीद इसको कटिंग करते हैं, 728 डिवाइड बाय 2916 तो ये आ जाएगा 182/729। तो हमने साबित कर लिया कि सम ऑफ 6 टर्म जो है वो यही आ रहा है 182 ओवर 729। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू 182 ओवर 729। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो शो दैट द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ 10 टर्म्स इज, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि 10 टर्म्स का जो सम है वो ये है। अब इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 7 क्वेश्चन रह जाएंगे इस एक्सरसाइज के, तो उस पर मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, एक और लेक्चर हम उस पर पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आप थोड़ा हिम्मत रख के बैठिएगा। अब देखें जी, A1 क्या है 1, और R की वैल्यू क्या है -1/2, डिवाइड करें 1 से तो ये आ जाएगा -1/2। बॉल पेन ने भी कह दिया है कि बस करें अब लेक्चर की, क्या ख्याल है। चलें, अब जो है मैं इससे लिखता हूँ -1/2 डिवाइड 1, और R की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके बेटा, अब ये लेस देन 1 है, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 है।
देखिएगा फार्मूला Sn इज इक्वल टू A1, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। और ये फार्मूला क्यों लगाते हैं? जब r लेस देन 1 होता है, r मोड लेस देन 1 के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे n की जगह पे लिखा 10, A1 की जगह पे 1 और 1 माइनस r की जगह पे लिखा -1/2 और ऊपर n की जगह पे लिख दिया 10 ओवर 1 माइनस r की जगह पे लिख दिया -1/2। ओके, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, अब माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1/2 की पावर 10 जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 10 जो है बेटा ये आ जाएगा 1024 ओवर ये आ जाएगा 1 + 1/2। ऊपर एलसीएम लिया 1024 - 1 ओवर 1024, नीचे भी एलसीएम लिया तो 2 + 1/2। ऊपर आ जाएगा 1023 ओवर 1024 डिवाइड बाय 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1023 ओवर 1024 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आके जो है वो रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/3। इसको बेटा अब सिंप्लीफाई करें, 1023 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ जाएगा 2046 ओवर 1024 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये आ जाएगा 3072। डिवाइड कर लें 2046 डिवाइड बाय 3072 तो इसका आंसर आ जाएगा 341/512। यही हमने साबित करना था कि इसका जो सम है वो 341/512 है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स जो है ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज जो बना यह आ जाएगा 341/512, या हैंस भी लिख लें साथ, हैंस या सो लिख लें, ओके, या देयरफॉर लिख लें। तो ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको समझा सकूं। बाकी इसमें कोई कमी बेशी हो तो आप ज़रूर बताएं। इसको अच्छे से पढ़िएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।